के संख्या तो नियंत्रित होता है, लेकिन युवाओं, कार्यशील जनसंख्याओं का विस्तार हो जाता है, उसमें संख्याएं ज़्यादा हो जाती है, इसका रूप शुंडाकार हो जाता है। पहला मैंने विस्तारित कहा था, उसमें त्रिभुजाकार होता है, इसमें शुंडाकार या घंटीनुमा आकृति का यह जनसंख्या पिरामिड का रचना होता है। ये देश आज दुनिया में कई जगह आप इसको देखेंगे, इस तरह के ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के जनसंख्या है, क्योंकि वहाँ मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही नियंत्रित है। इसके बाद तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। ह्रासमान का मतलब होता है जो धीरे धीरे मृत्यु दर में कमी करते हैं और जन्म दर में भी उसी रेशियो में कमी कर देते हैं। तो दोनों के संतुलन, जनसंख्या संतुलन या तो नेगेटिव होता है या जीरो होता है। प्रतिवर्ष जो बच्चे जन्म जितने लेते हैं उतने ही जनसंख्या में से अगर स्त्री हो पुरुष हो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको हम संतुलित जनसंख्या कहते हैं। ऐसे दुनिया में कई देश हैं जो जनसंख्या को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया है, जैसे जापान है। वहाँ इसकी आकृति ऊपर की तरफ शुंडाकार जरूर होता है, लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर कम होने के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या का आकार आधार पर छोटा होगा, धीरे धीरे वह फैलेगा, लेकिन पुनः वह शुंडाकार शीर्ष जो है बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो ये है आयु संरचना के आधार पर स्त्री पुरुषों का पिरामिड स्वरूप। ये तीन हुआ, विस्तारित, दूसरा अस्थिर और तीसरा ह्रासमान। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, वह है जनसंख्या विश्लेषण का दूसरा रूप, दूसरी विशेषताएं, दूसरा संगठन। हम जनसंख्या को कैसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं? तो पहला मैंने बताया कि स्त्री पुरुष के रूप में हम समझ सकते हैं। दूसरा आयु संरचना के आधार पर 3 वर्गों में बांटकर समझ सकते हैं। और तीसरा आधार जो है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है रूरल अर्बन पॉपुलेशन। रूरल ग्रामीण हुआ, अर्बन शहरी हुआ। नगर और शहर ये धरातल पर मोस्टली देशों में यही दो अधिवास हैं, मानव के निवास स्थल हैं। तो हम इसको अगर ध्यान से अध्ययन करें तो गांव के लोगों में स्त्री पुरुष और शहर में रहने वाले स्त्री पुरुष, इनके लाइफ स्टाइल, इनका विकास और इनके संख्या में भी बहुत अंतर है। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां आज भी गांव को ज़्यादा स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। वहाँ लोग शहर से ज़्यादा गांव में रहना चाहते हैं, लेकिन विकासशील देशों में गांव की अवधारणा ये है कि उनके पैतृक व्यवसाय के कारण, परंपरागत व्यवसाय के कारण, अशिक्षा के कारण, समृद्धि के कम होने के कारण वह ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, लेकिन अच्छी जिंदगी शहरों की है। और शहर में रहने वाले लोग द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, तो उनकी जिंदगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सुविधाएँ अच्छी उपलब्ध होने के कारण गुणवत्तापूर्ण होता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र की
आज भी जनसंख्या अपने पैतृक व्यवसाय या प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर है, लेकिन उनको गांव में रहना उनकी मजबूरी है, जहां जन सुविधाओं का अभाव है, जीवन की गुणवत्ता को विकसित करने का अवसर कम है। तो ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या में विकासशील देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ उनके भरण पोषण की जो निम्नतर स्तर है वो उपलब्ध हो जाता है। शहर में शायद वह उपलब्ध उनको ना हो सके। इसके बाद हम आपको साक्षरता के बारे में जानकारी देंगे कि साक्षर किसे कहते हैं। हमारे देश में 7 वर्ष बीतने के बाद जो बच्चे किसी भी भाषा में पढ़ सकते हो, लिख सकता हो और अपनी अभिव्यक्ति कर सकता हो, साथ ही वह अंक गणितीय जो सूत्र है, अंक गणितीय जो ज्ञान है प्राप्त कर लेता है, तो हम उसे साक्षर कहते हैं। भारत और दुनिया में वर्ष के अंतर हो सकते हैं। हम 7 वर्ष है, कहीं 5 वर्ष हैं, किसी देश में इसको 6 वर्ष भी कहा में माना जाता है। लेकिन साक्षरता में किसी एक भाषा में पढ़ना, लिखना, अभिव्यक्त करना और अंकगणितीय ज्ञान को ही साक्षरता कहते हैं। साक्षरता दर देश में कुल साक्षर व्यक्तियों से प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है कि देश की जनसंख्या कितनी है, उसमें इस तरह के ज्ञान प्राप्त करके साक्षर कितने लोग हैं, तो उसको 100 में निकाल कर प्रतिशत में निकाला जाता है। ये जनसंख्या के विशेषताएं हैं जो साक्षरता के कारण ही हम अपने अधिकार और कर्तव्य को समझते हैं। साक्षरता के कारण ही हम ज्ञान के कारण ही खुद को और समाज को हम लाभ पहुंचा सकते हैं। ज्ञान, साक्षरता के या शिक्षा के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा केवल अधिकार और कर्तव्यहीन से अवगत नहीं कराता, यह हमारे आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास का एक आधार है, सोपान है। तो साक्षरता से हमारा है शिक्षित जनसंख्या। शिक्षित जनसंख्या ही आज विकसित देश के रूप में बना है। यही आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार है। तो इसके जनांकिकी में इसका भी गणना किया जाता है कि प्राइमरी स्तर पर कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने बच्चे देश में हैं और कितने प्राइमरी स्तर पर कर रहे हैं, उनका नामांकन से पता चलता है। फिर प्राइमरी से सेकेंडरी में कितने बच्चे एडमिशन, नामांकन में गए और फिर सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी और उच्च शिक्षा में कितने लोग ट्रांसफ़र हुए। इसको सकल नामांकन अनुपात के रूप में जनांकिकी का विश्लेषण होता है और उस आधार पर किसी देश के मानव विकास की एक प्रमुख क्राइटेरिया, आधार के रूप में चुना जाता है कि वह देश कितना विकसित है या विकासशील है या अंडर डेवलपिंग। और लास्ट में मैं आपको व्यावसायिक संरचना के बारे में जानकारी दूंगा। यह भी जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं हैं कि आर्थिक क्रिया आज हमारी
सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करने का एक माध्यम है। कोई व्यक्ति जब तक अपने ज्ञान, अपने शारीरिक क्षमता से वो काम नहीं करेंगे तो वह अधिक दिनों तक इस पृथ्वी पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये अनिवार्य भी है और ये हमारी आवश्यकता है। तो व्यवसाय के आधार पर अर्थशास्त्र ने 3 भागों में मनुष्य को बांटा है। कार्यशील जनसंख्या को, जिसमें प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकेंडरी और टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइमरी में 5 तरह के कार्य हम समझते हैं कि 5 तरह की क्रियाएं होती हैं: कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और वानिकी। ये प्राइमरी भी है और यह भी इससे पता चलता है कि जिस देश में प्राथमिक उत्पादकता में अधिक संख्या आज भी कार्यशील है, वह या तो अंडर डेवलपिंग कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है। वो विकसित नहीं हो सकता क्योंकि लोगों की अपनी कार्य पद्धति, अपने ज्ञान, प्रौद्योगिकी विकास से ही अपने क्रियाकलाप को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दूसरा जो इसका है वह है द्वितीयक, जो प्राथमिक उत्पादों को मूल्यवान बनाता है, यानी कच्चे माल को मूल्यवान बनाने से संबंधित जितने कार्य होते हैं, जिसको हम औद्योगिक क्रियाएं कहते हैं, जिसमें मोस्टली व्यावसायिक श्रमिक काम करते हैं। वास्तविक श्रमिक नीला कॉलर इसमें कम होते हैं और सफ़ेद कॉलर व्यावसायिक श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होती है। अगर इस तरह उद्योग में अत्यधिक देश की जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या अगर कार्यरत है तो निश्चित तौर पर वह देश तेज़ी से विकसित होगा। जैसे चीन, भारत, सिंगापुर, ये सब विकासशील देशों में अग्रणीय इसीलिए है कि उद्योगों को इसने ज़्यादा आगे महत्व दिया है और विकसित कर रहा है। टर्शियरी जो तृतीयक आर्थिक क्रियाएं हैं, ये और भी डेवलप कार्य होते हैं, विकसित कार्य होते हैं। इनमें सेवाएं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को भी सहयोग देता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, व्यापार है, ये दोनों निश्चित तौर पर परिवहन सेवाएं, चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो, उनको मदद करता है। लेकिन व्यापार की गतिविधियां प्राइमरी को भी सहयोग देगा, द्वितीयक को भी। इसके बिना तो, व्यापार के बिना तो ना तो उद्योग सफल हो सकता है, ना आज के प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो कितने ही व्यावसायिक कृषि क्यों ना हो, रोपण कृषि क्यों ना हो, हर जगह व्यापार ही उनको विकसित करने में मदद करता है। उसके बाद जो प्राथमिक और द्वितीयक सेवाओं को नहीं मदद करने वाले काम है, ऐसे भी सेवा तृतीयक क्षेत्रों में आज विकासशील देशों के लोग भी अपना रहे हैं, जिसको हम तेज़ी से कहते हैं कि अपनाना चाहिए और उस ओर जाना चाहिए अगर देश को विकसित करना है। क्योंकि विकसित देश ने सेवा क्षेत्र, डॉक्टर हो या प्रोफेशनल हो या वैज्ञानिक हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, इनको अपनाया। थैंक यू स्टूडेंट, आप क्वेश्चन आंसर मैंने दे दिया, आप उसको देखना।